बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस भाग में हम आपके लेखा शास्त्र की पहली पुस्तक के पहले अध्याय अर्थात एनपीओ यानी अलाभकारी संस्थानों के लेखांकन का चौथा व आखिरी भाग देखने जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि पिछले 3 भागों में बहुत विस्तार से हमने एक अलाभकारी संस्थान के लेखांकन से जुड़ी बारीकियों को समझा है। हमने ना केवल अलाभकारी संस्थान के विशेषताओं और उनके लेखांकन से जुड़े खातों की आधारभूत विशेषताओं को समझा, बल्कि हमने धीरे धीरे करते हुए उनसे जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मदों के बारे में भी समझा जो इस संगठन या संस्थान को अन्य संस्थानों से अलग बनाते हैं और साथ ही साथ ये मद इनके लेखांकन के अंदर खातों में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। एक एनपीओ अर्थात अलाभकारी संस्थान के 2 बहुत महत्वपूर्ण गणनाओं को समझा। हमने समझा कि ऐसे संस्थाएं अपने चंदे की राशि की गणना कैसे करते हैं और साथ ही साथ ये अपनी प्रयुक्त सामग्री की राशि की गणना कैसे करते हैं। इन सभी छोटी छोटी गणनाओं को जो अभी तक आप सीखते आए हैं, हम इन सब को अब एक जगह मिलाकर इन संस्थानों के अंतिम खातों को बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक एनपीओ के अंतिम खातों की क्या विशेषताएं हैं। एनपीओ के अंतिम खाते। बच्चों, आपने देखा है कि एक एनपीओ मुख्यतः 3 प्रकार के अंतिम खाते बनाता है। इसका सबसे पहला खाता है प्राप्ति व भुगतान खाता। इसका दूसरा खाता है आय व व्यय खाता। वह अन्य संस्थानों की तरह इसका भी तीसरा खाता है तुलन पत्र, जिसे आप आम बोलचाल में बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 मुख्य खाते हर एनपीओ अर्थात अलाभकारी संस्थान तैयार करता है। बच्चों, आपके परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से अगर इसे हम समझें तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें साधारणतः आपको प्राप्ति व भुगतान खाता दिया जाएगा। वह इसकी सहायता से आपको पहले तो आय व व्यय खाते को तैयार करना है और फिर इन दोनों की सहायता से आपको अपना तुलन पत्र तैयार करना है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इन 2 मुख्य खातों की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं आपने पढ़ी हैं, एक बार जल्दी से इनको हम फिर देख लेते हैं। कि आपको ध्यान रखना है कि प्राप्ति व भुगतान खाता एक नकद खाते की तरह होता है। इसमें नकद में होने वाले सभी प्राप्तियों और भुगतानों को लिखा जाता है। इसके अंदर लिखने वाली मदों में हम ये नहीं देखते कि वो मदें या वो राशियां किस वर्ष की हैं। वह वर्तमान वर्ष की भी हो सकती हैं, वो गत वर्ष की भी हो सकती हैं, या वो आने वाले वर्ष की भी हो सकती हैं। इसमें जो हमारा ध्यान होता है वो केवल नकद पर केंद्रित होता है। हम इसमें ना तो वर्षों को ध्यान देते हैं, ना हम इसमें मदों की प्रकृति को ध्यान देते हैं। मद चाहे आगम प्रकृति की बार बार होने वाली मदें हों या वो पूंजीगत प्रकृति की कभी कभी होने वाली बड़ी मदें हों, हर प्रकार की मद इस खाते में आपको देखने को मिलेगी यदि उसमें नकद का आदान प्रदान हुआ है तो। जबकि आय और व्यय खाता जो है, आपको याद होगा, यह व्यवसायिक संगठनों के लाभ व हानि खाते के तरह होता है। इसके अंदर हम लाभ व हानि प्राप्त करने के उद्देश्य से मदों को लिखते हैं। हालांकि हमें यह भी याद रखना है कि एनपीओ लाभ और हानि शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो इनके बदले किन शब्दों का प्रयोग करता है वो हम इसको बनाते वक्त और अच्छे से देखेंगे। आप फिलहाल ये याद रखें कि आय और व्यय खाता लाभ और हानि खाते की भांति होता है। इसमें जो मदें हम लिखते हैं उन मदों में हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि वो मदें केवल वर्तमान वर्ष से जुड़ी हुई होनी चाहिए। वो केवल वर्तमान वर्ष से जुड़ी हुई होनी चाहिए तथा इन मदों की प्रकृति केवल आगम प्रकृति की होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर हम पूंजीगत प्रकृति की मदों को नहीं दिखाते हैं। इसका कारण यह है कि पूंजीगत प्रकृति की मदों को दिखाने के लिए ही तो हमारे पास तुलन पत्र है ना। तुलन पत्र का कार्य क्या है? तुलन पत्र में हम पूंजीगत प्रकृति की मदों को दिखाते हैं, बड़ी मदों को दिखाते हैं, चाहे वो संपत्तियां हों चाहे वो देनदारियां हों। तो आपकी पूंजीगत प्रकृति की मदें चली जाएंगी तुलन पत्र के अंदर और आपकी आगम प्रकृति की मदें आ जाएंगी
आय और व्यय खाते के अंदर। ये सबसे प्रमुख अंतर इन दोनों के बीच है। मैं फिर आपके लिए दोहराऊंगा इसे। ये खाता नगद पर ध्यान देता है। मद चाहे पुराना हो नया हो, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि आपको प्राप्त हुआ है या यदि आपने उसको भुगतान किया है तो वो आपको इस खाते में दिखाना है। जबकि इस खाते में आपको उन मदों का ध्यान रखना है जो केवल वर्तमान वर्ष से जुड़ी हुई है। आपको यह नहीं देखना कि क्या प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, आपको यही देखना है कि भले ही चीजें आपको प्राप्त हुई हो या ना हुई हो, वो यदि वर्तमान वर्ष की है तो वो इस खाते में अपना स्थान पाएंगी। इन बातों को ध्यान रखते हुए अब आप प्रश्न की तरफ सोचना शुरू करें कि आपको जब प्रश्न मिलेगा तो आपको प्राप्ति व भुगतान खाता दिया जाएगा। आपको इस खाते से, आपको प्राप्ति व भुगतान खाते से, इसकी सहायता से आपको कदम कदम बढ़ाकर यहां पहुंचना है। उसके बाद और कुछ कदम बढ़ाकर आपको यहां पहुंचना है और अंत में आपके पास तीनों प्रकार के खाते उपलब्ध होंगे। मैं आशा करता हूं यह बात आपको समझ आई होगी। अब इस ज्ञान, इस सूचना के साथ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कुछ चरण क्या है, वो कुछ कदम क्या है जो हमें यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे और फिर यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि वो चरण क्या है जो हमें प्राप्ति व भुगतान खाते से लेके जाएंगे आय और व्यय खाते की तरफ। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्राप्ति व भुगतान खाते को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा नकद राशि जो कि हमारे पास वर्ष के आरंभ में उपलब्ध थी, चाहे वो नकद हमारे हाथों में हो या वो नकद हमारे बैंक में उपलब्ध राशि हो। वो नकद राशि आपको छोड़ देनी है क्योंकि वह हमारी संपत्ति है, तो वो आपको पता है वो कहाँ जाएगी, तुलन पत्र में जाएगी। तो उस नकद राशि को आपको छोड़ देना है। आपको पता है कि प्राप्ति व भुगतान खाते में आप इस तरफ प्राप्तियों को दर्शाते हैं जबकि इस तरफ आप भुगतानों को दर्शाते हैं। इन सभी प्राप्तियों में ऐसी कई प्राप्तियां आपको दिखेंगी जो वर्तमान वर्ष की नहीं होंगी। ठीक है, उन प्राप्तियों को आपको उनके कुल योग में से हटाना है। मैं इसको आपको एक बार फिर दोहरा दूं और लिख भी दूं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है या करना है, आपको नकद की राशि को छोड़ देना है। इसको आप छोड़ दें। इसके बाद आप उन राशियों को छोड़ें जो वर्तमान की राशि नहीं है, जो राशियां वर्तमान वर्ष की नहीं है, उसे आप या तो घटा दें या छोड़ दें। उसे भी छोड़ दें अथवा आप उसे घटा दें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यदि आपको कोई पूंजीगत मद देखने को मिलता है तो आप जानते हैं कि पूंजीगत मदें कहां जाती हैं, वो जाती हैं तुलन पत्र में। तो आप पूंजीगत मदों को भी छोड़ देंगे। पूंजीगत मदें जैसे किसी संपत्ति की खरीद या बिक्री, किसी देयता की प्राप्ति या भुगतान, तो ऐसे पूंजीगत मदों को भी आप छोड़ देंगे। ये तीन बिंदु हमने अभी देखे। एक बार वापस इनको देखते हैं कि आपका जो पहला बिंदु है वो है नकद राशि को छोड़ना है। दूसरा बिंदु है कि आप वर्तमान वर्ष की राशि जो नहीं है उन राशियों को भी या तो छोड़ देंगे या घटा देंगे। तीसरा बिंदु है कि यदि कोई पूंजीगत मद आपको देखने को मिलती है तो आप ऐसे बिंदुओं को भी छोड़ देंगे। जब आपके पास प्राप्ति व भुगतान खाता होगा आप इन बिंदुओं का पहले तो ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए आपके पास प्राप्ति खाते के प्राप्ति पक्ष में जो भी आय हैं जो वर्तमान वर्ष की होनी चाहिए और पूंजीगत ना हो बल्कि आगम प्रकृति की होनी चाहिए, ऐसी प्राप्तियों को आप लेंगे और आप अपना आय व व्यय खाता जब बनाएंगे तो आप आय व व्यय खाते में देखेंगे कि आपको इस तरफ आय दिखानी होती है जबकि इस तरफ व्यय दिखाना होता है। तो आप अपने प्राप्ति व भुगतान खाते से उन प्राप्तियों को लाकर यहाँ लिखेंगे जो प्राप्तियां वर्तमान वर्ष की हैं और जो आगम प्रकृति की हैं। इसी प्रकार इस तरफ पाए जाने वाले व्ययों को भी आप लाकर यहाँ लिखेंगे। उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि वो व्यय जो वर्तमान वर्ष के हों
और जो आगम प्रकृति के हों, आप उनको ही केवल यहाँ से लाकर यहाँ पर दिखाएंगे। तो यह बहुत सरल प्रक्रिया है। अगर आप कुछ इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखें, आपको सिर्फ यहाँ से कुछ प्राप्तियों को लाकर यहाँ लिखना है और यहाँ से कुछ व्ययों को लाकर यहाँ लिखना है, भुगतानों को लाकर यहाँ लिखना है। लेकिन बच्चों, ये करते वक्त कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको प्राप्ति व भुगतान खाते में देखने को शायद ना मिले। ऐसे विशेष मदों का आपको ध्यान रखना है। यदि वो मदें आपको समायोजन में यानी प्रश्न के नीचे दी गई हैं अतिरिक्त सूचना के तौर पर, तो आप उनको भी ध्यान में रखें। वो मदें हैं आपकी मूल्यह्रास। बच्चों, आप जानते हैं हमारी स्थिर संपत्ति की मूल्य में गिरावट को हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। यदि आपको मूल्यह्रास की सूचना नीचे दी गई है, आप उसको भी ध्यान देंगे और उसको आप यहाँ पर व्यय मानकर, व्यय अथवा हानि मानकर उसे आप यहाँ पर दिखाएंगे। बच्चों, मूल्यह्रास की भांति यदि कोई ऋण है या इसी प्रकार कोई निवेश है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया हुआ, कोई ऋण या कोई निवेश जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है, उस पर यदि कोई ब्याज की गणना आपको करनी है तो उसको भी करना ना भूलें। ठीक है, कई बार ऋण व निवेश की राशि पर जो ब्याज होता है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया होता है। हो सकता है या तो आपने उस ब्याज की प्राप्ति या भुगतान ना की हो, जिस वजह से आपको वो दिखेगा नहीं यहाँ पर, किंतु आपको स्वयं इस बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई ऋण या कोई निवेश है जिस पर ब्याज बनता है, तो एक बार उसे देख जरूर लें कि वो ब्याज क्या आपको गणना करनी है, निकालना है, और यदि निकालना है तो कैसे और कितना निकालना है, और फिर उसकी गणना करके आप उसे यहाँ पर दिखाएंगे। यदि वो ब्याज देय ब्याज है यानी आपको देना है तो आपके लिए व्यय बन जाएगा, और यदि आपको प्राप्त होना है तो वो आपके लिए आय बन जाएगा। इसी की तरह बच्चों, एक और मद का आपको ध्यान रखना है और वह है संपत्तियों की बिक्री करने पर होने वाला लाभ या हानि। संपत्ति की बिक्री पर होने वाला लाभ या हानि, यह भी आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाएगा। आपको इसे ध्यान से खुद इसकी गणना कर इसे ढूंढ कर निकालना है और फिर आपको इसे दिखाना है। यदि वह लाभ है तो वो अवश्य ही आपके आय पक्ष में आएगा, यदि वो हानि है तो वो आपके व्यय पक्ष में जाएगा। तो बच्चों, इन बातों को थोड़ा ध्यान रखते हुए यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आपको व्यय अथवा आय खाता बनाने में बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक बार आपके पास आय व्यय खाता आ जाए, इसके बाद आप जाते हैं अगले चरण में जहां पर आपको तुलन पत्र बनाना होता है। बच्चों, तुलन पत्र एक तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो एक सरल प्रक्रिया है इसके मुकाबले, क्योंकि तुलन पत्र आप सब 11वीं कक्षा से बनाते हुए आ रहे हैं। जैसे आप बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, उसमें मुख्य मदें लगभग वही होती हैं। आपके संपत्ति पक्ष में आप सारी संपत्तियों को दर्शाते हैं, जहां पर नगद हो या कोई फर्नीचर हो, कोई आपके पास भूमि हो या इस तरह की कोई भी आपके पास संपत्ति हो, आप उसे संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। दायित्व पक्ष में जैसे आप पूंजी दिखाते आए हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पर पूंजी निधि दिखाना है। साथ में कुछ अन्य विशेष निधियां व मदें हैं जो हमने पिछले भाग में देखा, उनको भी आप वहाँ जोड़ते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास अन्य देनदारियां हैं तो उन सभी देनदारियों को आप दिखाते हैं। तो लगभग उसी प्रकार से आप तुलन पत्र को बनाते हुए इस तरह के संस्थानों का तुलन पत्र भी तैयार कर सकते हैं। एक बात जो मैंने आपको पिछले भाग में बताई थी वो ये कि कई बार हमें हमारे तुलन पत्र में दिखाने के लिए पूंजी निधि नहीं बताई जाती। यदि हमें पूंजी निधि नहीं प्राप्त है तो हम उसके लिए पहले एक आरंभिक तुलन पत्र बनाएंगे, जहां हम अपनी संपत्तियों और देनदारियों की आरंभिक राशि जो हमें प्रश्न में दी गई है उनका इस्तेमाल करके, उनके दोनों तरफ के पक्षों का संतुलन करके हम आरंभिक पूंजी निधि ज्ञात करेंगे। फिर उस आरंभिक पूंजी निधि को प्रयोग करके हम अपने अंतिम यानी कि वर्ष के अंत में बनने वाले तुलन पत्र में उस पूंजी निधि को दिखाते हुए उस तुलन पत्र को बनाएंगे और उसे संतुलित करेंगे। तो बच्चों, बातें तो हमने बहुत कर ली हैं इसके बारे में। अब मुझे लगता है कि हम एक प्रश्न के सहायता से यदि इसको समझें तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं और एक प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर। आपके सामने आप देख रहे हैं एक प्रश्न है जिसमें हमें वर्ष 2016 से 17 के बीच का प्राप्ति व भुगतान खाता दिया गया है।
अब प्राप्ति व भुगतान खाते को लेकर इसकी सहायता से व इसमें नीचे दिए गए कुछ समायोजनों की सहायता से आय और व्यय खाते को पहले हम बनाएंगे, उसके बाद हम तुलन पत्र की तरफ चलेंगे। बच्चों, वहां जाने और बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप एक बार सभी मदों को ध्यानपूर्वक देखें, उनकी प्रकृति को समझें और फिर आप एक अपने मन में ये चीज़ तैयार करें कि आप जब उसको बनाना शुरू करेंगे तो किस चीज़ को कहाँ आप दिखाएंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी अभी बात की। आप इस खाते में अगर देखें तो भुगतान के पक्ष में आपके पास कई सारे भुगतान हैं, जैसे कि वेतन है, आपके पास मनोरंजन में किया गया व्यय है, दूरभाष बिल, पाक्षिक के लिए दिया गया चंदा, छपाई और लेखन सामग्री है, खेल कूद व्यय, सचिव को दिया गया सम्मानार्थ पारितोषक है और साथ साथ 8% की दर पर कहीं किया गया निवेश भी है। इस निवेश की जो तिथि है वह 31 मार्च 2017 की है। तो हम इस जैसे मदों पर विशेष ध्यान देंगे कि यह निवेश हमने कब किया और इस पे हमें कितना ब्याज मिलना चाहिए। इसके पश्चात हमारे पास अंत में वर्ष के अंत में बची हुई नकद राशि है, जिसमें से कुछ राशि हस्तस्थ है यानी हमारे हाथों में है और कुछ राशि हमने बैंक में जमा की हुई है। इसी प्रकार हमारी प्राप्तियों को अगर आप देखें तो हमारे पास वर्ष के शुरुआत में यह उपलब्ध नकद राशि है। इसके पश्चात सदस्यों से मिला हुआ यह चंदा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस पूरे प्रश्न के अंदर। इस चंदे में आप देखेंगे तो कुल प्राप्त राशि 1,22,500 रुपए की है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस राशि में कुछ राशि बीते वर्ष की व कुछ आने वाले वर्ष की भी है। आप ध्यान दें, यहाँ पर यह राशि बीते वर्ष की है और यह आने वाले वर्ष की है। वर्तमान वर्ष की राशि केवल यह है। तो हम आगे जब आय और व्यय खाते पे जाएंगे तो इसको विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर को विक्रय करके प्राप्त 10,000 रुपये की राशि है, लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि इस फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 8,000 रुपये था और आपने इसे 10,000 रुपये में बेचा है, तो आपको 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात आपने कुछ पुराने पाक्षिकों और अखबारों को बेचकर पैसे प्राप्त किए। फिर आप देखेंगे आपने विवाह के लिए भूमि के प्रयोग का किराया भी लिया है। हो सकता है इस संगठन ने अपने पास पड़ी भूमि विवाह के लिए किराए पे दी हो और उससे कुछ राशि इसने अर्जित की हो। इसके पश्चात आप देखेंगे तो विवाह के लिए भूमि को प्रयोग करने के लिए दिया गया। इसका अर्थ यह है बच्चों कि हो सकता है संस्थान के पास कुछ भूमि रखी हो या पड़ी हो, इस भूमि को इसने किसी को विवाह के लिए किराए पर दिया हो और उससे किराया अर्जित किया हो, तो यह किराए की राशि भी इसके लिए आमदनी बन जाती है। इसके पश्चात आप देखेंगे बच्चों, खेल कूद के लिए दान प्राप्त हुआ है इसे, वह लॉकर सुविधा प्राप्त करने से भी किराया प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये सारी प्राप्तियां और भुगतान आपको प्राप्ति व भुगतान खाते में दी गई है। अब बच्चों, प्रश्नों में आपके पास प्राप्ति व भुगतान खाते के अलावा नीचे कुछ समायोजन मदें भी दी जाएंगी। बच्चों, अगर आप इन समायोजनों पर ध्यान दें तो सबसे पहला समायोजन यह है कि इस क्लब के 225 सदस्य हैं, जो कि वार्षिक चंदे के रूप में 5,606 रुपए का प्रत्येक सदस्य भुगतान करते हैं। 31 मार्च 2016 को, जो कि हमारा बीता वर्ष है, आप ध्यान रखें ये खाता 1 मार्च 16 से 31 मार्च 17 के लिए है, तो 31 मार्च 16 हमारा बीता वर्ष हो गया। उस वर्ष में बकाये चंदे की राशि 15,000 रुपए की थी। इसके अलावा वर्ष 2016-17 जो कि हमारा वर्तमान वर्ष है, उसमें दूरभाष बिल की बकाया राशि 2,000 रुपए है। लॉकर का बकाया किराया जो कि पिछले वर्ष का है 2015-16 का, वह 3,050 रुपए और इस वर्ष का बकाया है 1,500 रुपए। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में बकाया वेतन भी है आपके पास। साथ ही साथ प्रिंटिंग व स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 2,000 रुपए व अंतिम स्टॉक 3,000 रुपए का है। तो बच्चों, ये हमारी प्रथम 5 समायोजन मदें थी। अब देखेंगे प्रश्न में हमें 2 मदें और दी गई हैं। 1 अप्रैल 2016 को कुछ अन्य शेष, ध्यान रखें क्या है, 1 अप्रैल 2016 यानी वर्ष के आरंभ में हमारे पास उपलब्ध फर्नीचर, भवन व खेल फंड की यह राशि है। फर्नीचर और भवन पर मूल्यह्रास की दरें भी आपको दी गई हैं, 12.5% व
5% की। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत तरह तरह के आपको मदें और समायोजन दिया गया है। आप इसको अगर अच्छे से समझें कि हम इसको अभी कैसे करेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को और पुनरावलोकन करने को मिलेगा, जो कि हमने इस अध्याय में अभी तक पढ़ा है। तो प्रश्न को देखने के बाद बच्चों अब धीरे धीरे हम इसके उत्तर की तरफ भी चलते हैं। तो बच्चों, चंदे की राशि के बाद हमारे पास है पुरानी पत्रिकाओं को विक्रय करके मिली राशि, जो कि यहाँ पर आपको 3200 रुपये में दिख रही है। इसके पश्चात फर्नीचर के विक्रय पर हुआ लाभ। फर्नीचर आपको याद होगा 8000 रुपये की पुस्तक मूल्य का था, जिसे हमने 10,000 रुपये में बेचा, तो इससे हमें परिणाम स्वरूप 2000 रुपये का यह लाभ प्राप्त हुआ। फिर विवाह स्थल को किराए पर देके हमें 48,750 रुपये की राशि मिली। इसके पश्चात बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दें कि लॉकर का किराया 17,050 रुपये का हमें प्राप्त हुआ था। उसमें से हमने प्रारंभिक बकाया घटा दिया है, यह मानते हुए कि इस वर्ष के आरंभ में जो बकाया राशि थी 3,050 रुपये की, यह अवश्य हमें इस वर्ष में मिली होगी। अर्थात यह जो कुल राशि हमें 17,050 रुपये की प्राप्त हुई है, इसमें से हम ये मान के चल रहे हैं कि 3,050 रुपये की राशि पिछले वर्ष वाली होगी, जो मिली होगी, इसलिए हमने उसको घटा दिया, क्योंकि हम आय और व्यय खाते में पिछले या अगले वर्ष की राशियों को नहीं दिखाते, केवल वर्तमान वर्ष को दिखाते हैं। इसीलिए इसके साथ साथ हमने 1500 रुपये की इस राशि को भी जोड़ा है, क्योंकि 1500 रुपये की राशि अंतिम बकाया यानी इस वर्ष के अंत में बकाया थी, जो कि हमें मिलनी चाहिए थी। तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास कुल राशि आ गई है 15,500 रुपये की। इसके पश्चात इस संगठन को 1 लाख रुपए का दान प्राप्त हुआ है। ये सारे आय के मदे हैं जो हमने आय और व्यय खाते में इस तरफ दिखाई हैं। आय के पक्ष को देखने के बाद अब हम व्यय पक्ष की तरफ चलते हैं। व्यय पक्ष पर सबसे पहले बच्चों वेतन की राशि है 24,000 रुपए की, जिसमें हमने वर्तमान वर्ष के बकाये को जोड़ा है। तो 24 और 4,000 रुपये जोड़ा हमने, हमारे पास 28,000 रुपये की वेतन के कुल वर्तमान वर्ष की राशि आ गई। दूरभाष की राशि में हमने 2,000 रुपये का बकाया पुनः जोड़ दिया। तो बच्चों, ये हम इस सोच के साथ जोड़ रहे हैं कि यदि इस वर्ष की कोई राशि बकाया रह गई और नहीं मिली, फिर भी हम उसे दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आय और व्यय खाते में हम वर्तमान वर्ष की हर उस राशि को दिखाएंगे जो इस वर्ष से जुड़ी है, भले ही वो मिली हो या उसका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास सामयिक पत्रिका हेतु चंदा मिला हमें 14,500 रुपये का। फिर प्रिंटिंग व स्टेशनरी की राशि है 13,000 रुपये की, जिसमें फिर से हमने वही किया, हमने प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ा और अंतिम स्टॉक को माइनस किया यानी कि घटाया, जिससे हमें 12,000 रुपये की यह राशि प्राप्त हुई है। इसके पश्चात बच्चों सचिव को दिया गया सम्मानार्थक पारिश्रमिक एक सरल व्यय है, जिसे हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसके ऊपर हमने मनोरंजन व्यय को भी दिखाया। इसके आगे बच्चों आप ध्यान दें, खेल कूद से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं। इसका हमें इस प्रश्न में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रश्न में आपके पास खेल कूद निधि है। आपको याद होगा पिछले भाग में हमने बात की थी कि यदि हमारे पास किसी विशेष उद्देश्य से एक निधि होती है, तो उससे जुड़ी हुई आय और व्यय को हम एक साथ अलग से दिखाकर फिर उसकी अंतिम राशि को निर्णय करते हैं कि कहाँ दिखाना है। यहाँ पर आपके पास 3 जानकारियां इससे जुड़ी हुई उपलब्ध हैं। पहली जानकारी यह है कि आपके पास खेलकूद निधि का आरंभिक शेष 15,000 रुपए का था, यानी कि 15,000 रुपए की आपके पास खेलकूद निधि की राशि थी। 25,000 रुपए का आपको इस निधि में दान और मिला, तो आपके पास बच्चों कुल राशि हो गई 40,000। 15,000 आपके पास पहले से थी, 25,000 रुपए का आपको दान मिला, 40,000 की राशि आपके पास आ गई। आपने उसमें से 50,000 रुपए को व्यय किया। तो यदि आपके पास 40,000 रुपए की राशि हो और आप उसमें से 50,000 व्यय कर दें, तो अवश्य ही आप 10,000 रुपए अतिरिक्त व्यय अपने संगठन के जमा में से कर रहे हैं। तो आपके लिए वो एक 10,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय जो आ गया, वो आप व्यय में उसके अंतिम इस कॉलम में अलग से लिखकर दिखाएंगे। तो इस प्रकार हमने खेल कूद निधि से जुड़े हुए मदों का अलग से गणना करके उसे बाहर दिखाया। दिए गए दरों पर हमने फर्नीचर व भवन पर मूल्यह्रास की राशि को ज्ञात किया और हमारा कुल मूल्यह्रास 44,000 रुपये का हमने यहाँ पर इसको दर्शाया।
ये सारे मदों को यहाँ पर दर्शाने के पश्चात बच्चों आप दोनों पक्षों का संतुलन ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि हमारे पास यहाँ इस पक्ष में, व्यय पक्ष में 25,425 रुपए की कमी है, अर्थात हमारे आय हमारे व्यय से 25,450 रुपए ज़्यादा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे पास कुछ राशि बच गई, जिसे आप व्यावसायिक संगठनों में लाभ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे हम कहेंगे अधिशेष, क्योंकि आय आपके व्यय से अधिक है। ठीक है, तो ये हमारे आय और व्यय खाते को बनाने का उद्देश्य था कि हमें या तो अधिशेष या उस तरफ घाटे की राशि प्राप्त होती। इस प्रश्न में हमें अधिशेष की राशि प्राप्त हुई है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम तुलन पत्र को कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों अभी आपके सामने ये जो तुलन पत्र है इस पर ध्यान दिए, 31 मार्च 2016 का यानी पिछले वर्ष का तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट है। इसे हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस वर्ष की तुलन पत्र को बनाने के लिए हमारे पास पूंजी निधि की राशि नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था यदि ऐसा होता है तो आपको पहले आरंभिक तुलन पत्र बनाकर पूंजी निधि की राशि निकालनी होगी। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रश्न में आपको सभी चीज़ों का जो आरंभिक शेष दिया हुआ है उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप याद करें, सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राप्ति व भुगतान खाते में जो आपके पास आरंभिक नगद राशियां थी उनको आप यहां पर लेंगे नगद राशियों के रूप में। इसके पश्चात अन्य राशियां जैसे कि फर्नीचर, भवन आपको प्रश्न में दिया हुआ था, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक आपको दिया हुआ था, लॉकर का किराया और चंदा जो आपको पिछले वर्ष का बकाया मिलना था वो आपके लिए संपत्ति बनकर यहां पर आ गया। इसी प्रकार हमारे व्यय पक्ष में खेलकूद निधि का जो हमारा आरंभिक स्टॉक था वो हमने दिखाया। इनको दिखाने के बाद आप दोनों पक्षों का संतुलन निकालेंगे तो जो यहाँ पर ये अंतर आएगा, यह अंतर आप पूंजी अथवा सामान्य निधि के नाम से दिखाएंगे, जो कि आपकी शेष राशि के रूप में आया। इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि हमें यह राशि मिल जाए जिसे हम प्रयोग करें अपने अंतिम तुलन पत्र को बनाने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि अंतिम तुलन पत्र में हम क्या क्या मदें दिखाएंगे। तो बच्चों अंतिम तुलन पत्र बनाने के लिए आपको अपने सभी मदों की अंतिम राशियां या अंतिम शेष को लेना है। सबसे पहले इसमें भी हम रोकड़ अथवा नगद से शुरू करेंगे जो कि हमारे पास वर्ष के अंत में था। यह आपको प्राप्ति और भुगतान खाते के अंत में इस तरफ देखने को मिला था। रोकड़ की राशि के बाद बच्चों हमारे पास चंदे की राशि है जो बकाया थी यानी मिलनी बाकी है। आप याद करेंगे इस वर्ष की बकाया राशि 12,500 रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष की जो बकाया थी 15,000 में से हमें 12,500 मिल गए थे इस वर्ष, लेकिन 2,500 रुपए पिछले वर्ष के अभी तक बकाया है। तो कुल मिलाकर हमारी कुल बकाया राशि चंदे की 15,000 रुपए की यहां पर आ गई। इसी प्रकार लॉकर का इस वर्ष का बकाया किराया 1,500 रुपए, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक 3,000 रुपए, फर्नीचर की राशि आपके पास 1,00,000 रुपए शुरुआत में थी, उसमें से 8,000 रुपए के मूल्य का फर्नीचर आपने बेचा, आपके पास राशि बची 92 यानी 92,000 रुपए की। उसमें से आपने मूल्य ह्रास को घटाया और आपके पास फर्नीचर की जो राशि आई अंत में वो 80,500 रुपए की आई। तत्पश्चात भवन की राशि में से उसका मूल्य ह्रास घटाया आपने और आपको मिल गई भवन की अंतिम राशि। फिर निवेश की राशि भी 1,00,000 रुपए की हमारे पास थी, वो भी हमारी संपत्ति है, उसको भी हमने यहां पर दिखा दिया। संपत्ति पर पक्ष पूरा होने के बाद आप इधर आएंगे, यहां पर आप देखेंगे आपके पास चंदे की अग्रिम राशि भी थी जो कि प्राप्ति व भुगतान खाते में आपको दी गई थी कि आपने अगले वर्ष के लिए कुछ चंदा प्राप्त किया, वो आपके लिए एक दायित्व है, वो आपके दायित्व पक्ष में आ गया। फिर दूरभाष का जो बकाया व्यय आपको देना है वो आपके लिए एक बकाया दायित्व है। इसी प्रकार वेतन का बकाया आपके लिए दायित्व है। और अंत में सामान्य निधि या पूंजी निधि जो कि आपने आरंभिक तुलन पत्र को बनाकर प्राप्त किया था, उसमें आपने आय और व्यय खाते के आधिक्य को जोड़ा और आपके पास ये अंतिम पूंजी निधि आ गया। इस सब को लिखने के बाद तुलन पत्र के दोनों पक्ष बराबर हो जाने चाहिए। यदि यह बराबर हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने प्रश्न को सही से कर लिया है। तो बच्चों यह एक तरीका हमने आपको बताया जैसे जिस तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए चलना है। आप इस तरीके का इस्तेमाल करें और कदम दर कदम बढ़ाते हुए यदि प्राप्ति खाते से आय और व्यय खाते पर आए, फिर प्रारंभिक तुलन पत्र और फिर अंतिम तुलन पत्र पर आए, तो आप इस प्रकार से अलाभकारी संगठनों के सभी अंतिम खातों को बना पाएंगे। तो बच्चों इस पूरे अध्याय के चारों भागों में हमने
अलाभकारी संगठनों के न केवल बारीकियों को समझा है, बल्कि हमने उनके लेखांकन की विधियों को भी विस्तार में जाना है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे चारों भाग और यह अध्याय समझ और पसंद आए होंगे। आज के लिए धन्यवाद।